Hello guys, myself Shubh Saxena and welcome to my channel UPSC टॉपिक एक्सप्लेनर। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं फ़नी वे में नहीं करता। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो इसमें वर्ड्स हैं, हमारी हिस्ट्री में जो वर्ड्स हैं, जो जियोग्राफी में वर्ड्स हैं, ये मैं अभी आपको आराम से हंसी मजाक से बता सकता हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा, हंसी मजाक बता सकता हूँ, लेकिन आगे जाकर जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देंगे, इसलिए आपको इन्हें समझना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आप इसे रीड भी करो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपकी वीडियो में बताया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें मैंने औरंगजेब के बारे में बताया था, कुछ बेसिक नीतियाँ बताई थी, बेसिक कारण बताए थे, और मैंने ये बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा लेट मुगल्स को, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेट मुगल्स एंड कुलीन को मैं लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, नहीं देखिए तो आप देख लेना। बहादुर शाह फर्स्ट और मुगलों के कुलीनों के बारे में, जो कि आगे किंग मेकर बने, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहादर शाह और फ़र्रुखसियर के बारे में। जहादर शाह सेकेंड लेट मुगल थे और फ़र्रुखसियर थर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जहादर शाह जो थे वो बहादुर शाह के बेटे थे। आप ये कभी मत सोचिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट मुगल से तो एक के बाद एक होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई किसी का बेटा हो तो कोई किसी का भतीजा हो। मैं आपको इस बारे में अभी आपको यही बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बहादुर शाह के चारों बेटों में जो कि बहुत ही अयोग्य थे, उन सबके चारों बीचों में एक युद्ध छिड़ गया गद्दी को पाने के लिए। लेकिन इन चारों में जो सफल हुआ वो सबसे अयोग्य शासक था जहादर शाह, जिसको उस टाइम के सबसे शक्तिशाली कुलीन जुल्फिकार खान का समर्थन प्राप्त था। कुलीन यहाँ आए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेम वही है बात। तो राजा निर्माता के रूप में जो उभरे थे, तो कुलीन यहाँ पे भी थे। जुल्फिकार खान जो था वो ईरानी दल का सबसे पावरफुल कुलीन था। तो जो जहादर शाह था वो एक पतित, एक भ्रष्ट राजकुमार था, जो कि पूरी तरीके से शराब और शबाब के नशे में रहता था और उसको ऐशो आराम बहुत पसंद थे। उसका जो वास्तविक प्रशासन था, जो असल में जो प्रशासन चलाता था, वो जुल्फिकार खान था, जो कि आगे जाके उसका वजीर या प्रधानमंत्री बना। जुल्फिकार खान का मानना था कि मराठा सरदारों एवं राजपूतों के साथ शांति स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसने औरंगजेब की नीतियों को तेज़ी से बदल दिया। अब आप ये कहोगे कि बहादुर शाह ने भी तो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया था, उन्होंने भी तो मराठा सरदारों को बीच में किया था, शांति स्थापित किया था। तो ये कहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इसने औरंगजेब की नीतियों को बदला, वो भी जुल्फिकार खान ने। तो गाइस बहादुर शाह ने बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही नीतियों को बदला था, लेकिन इसमें इन्होंने पूरे चेंजेस कर दिए। तो जुल्फिकार खान ने क्या किया, सबसे पहले मराठों के लिए साल 1711 में मुग़ल एवं मराठों के बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि मुग़लों के प्रतिनिधि नायक दाऊद सिंह पन्नी और साहू के बीच में हुआ था। इस समझौते के अनुसार मुग़लों को मराठों को दक्कन का चौथ एवं सरदेश मुख इस शर्त पर दिया जाएगा कि पहले उनका संग्रह मुग़ल अधिकारियों द्वारा होगा, उसके बाद में दिया जाएगा। सेकंड जो है वो है कि राजपूतों के साथ। तो राजपूतों के साथ उन्होंने मालवा में अम्बेर सिंह को सूबेदार बनाया एवं गुजरात में अजीत सिंह को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। सूबेदार एक तरीके का प्रमुख होता है, जिसको जहाँ आप समझ गए होंगे प्रमुख, अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, प्रमुख होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं बाद में सिखों के ऊपर। तो उन्होंने सिखों का दमन भी जारी रखा। जाट एवं बुंदेला के ऊपर आए, तो हाँ, जाट एवं बुंदेलों के साथ भी उन्होंने शांति स्थापित रखी। हाँ, अगर आपको ध्यान नहीं हो रहा है जाट मुखिया कौन था, बुंदेल मुखिया कौन था, तो बहुत आसान है। जाट में मुखिया वही था जो मन को चुरा लेता था, इसलिए नाम उसका चुरा मन पड़ा, चुरामन। और बुंदेल मुखिया छत्रसाल था, जो कि जो छत्र नहीं होता, छाता होता, उसका साला था, इसलिए वो छत्रसाल था। ये थोड़ा फनी वे में आपको बता दिया मैंने, जिससे आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मराठा, सिख और आपके राजपूतों के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरीके से, जाट एवं बुंदेला के बारे में भी। अब हम आते हैं कि इन्होंने क्या किया, कार्य क्या किया जुल्फिकार खान ने। तो सबसे पहले इन्होंने वित्तीय प्रशासन सुधारने का प्रयास किया, जो कि बहादुर शाह की वजह से काफ़ी गिरता जा रहा था। उन्होंने पदोन्नतियाँ
और जागीरें खुले दिल से प्रदान की। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं वित्तीय प्रशासन कमज़ोर हो रहा था। तो इसलिए जुल्फ़िकार खान ने, जो कि आपका दफ्तर थे, जो पदोन्नतियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं विनियमित किया, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई, जिससे कि वित्तीय प्रशासन में सुधार हो। उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उनको ये कर चुकाना पड़ता था। उन्होंने इसको भी समाप्त कर दिया। लेकिन उन्होंने टोडरमल की भू राजस्व बंदोबस्त को त्याग दिया। टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक रतन था, जिसका नाम था टोडरमल। और रतन वैसे वाले नहीं जो आप सोच रहे स्टोन्स। अकबर के नवरत्न 9 मंत्री थे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो उसको त्याग दिया और उसकी जगह पर इजरा या फिर राजस्व कृषि नाम की एक कुप्रथा शुरू कर दी। इसमें क्या होता था, इसमें जो मुग़ल साम्राज्य की सरकार थी, जो मुग़ल सम्राट थे, वो राजस्व किसानों एवं बिचौलियों के साथ एक समझौता करते थे, जिसमें कि ये होता था कि जो राजस्व किसान हैं उनको एक निश्चित एक रकम राशि देनी पड़ती थी मुग़ल सम्राट को, और बदले में वो जितनी चाहे उगाई कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसने किसानों के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। साल 1713 में जहादर शाह के भतीजे फ़र्रुखसियर के द्वारा जहादर शाह को आगरा में हरा दिया गया और जुल्फ़िकार खान को भी फांसी दे दी गई। और इस तरीके से यहाँ पे इनके शासन का समाप्त हुआ, जहादर शाह का शासन समाप्त हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक के बाद आप एक मत समझना, उनके बेटे। तो देखा, जहादर शाह जो थे वो बहादुर शाह के बेटे थे, और जो फ़र्रुखसियर था जिसने हराया जहादर शाह को, वो उनका भतीजा था। तो इस चीज़ का बेसिक से ध्यान रखना है कि कहीं से कहीं तक भी आप ये ना समझे बेटा था बाप बेटे का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, चाचा भतीजे भी हो सकते हैं। तो फ़र्रुखसियर के अब हम बारे में आते हैं। फ़र्रुखसियर एक बहुत ही अयोग्य और कायर शासक था, जो कि चापलूसों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। चापलूस का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मीठी मारते हैं, जो कहते हैं अरे सर आप तो बहुत अच्छे हो, भले ही उनका काम बेकार हो, फिर कहते हैं अरे वाह 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 हमारे सर ने क्या काम किया, वो चापलूसी होती है। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, पहले मुझे भी नहीं मालूम था। तो चापलूसी बातों में आ जाता था। उसने जो साम्राज्य हासिल किया वो 2 सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बरौ के उनके समर्थन से हासिल किया, जो कि इनकी कुलीन थे। आभार के तौर पर फ़र्रुखसियर ने इनको अपना वज़ीर और मीर बख्शी नियुक्त किया। अब्दुल्ला खान को वज़ीर और हुसैन अली बरौ को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको पूरी के पूरी तरीके से। अब हम आते हैं इसके बाद कि सैयद बंधुओं का क्या रोल रहा। सैयद बंधुओं का मानना था कि भारत में सौहार्दपूर्वक शासन तभी किया जा सकता है जब उस मुखिया जो कुलीन है उनमें हिंदू मुखियों को भी शामिल किया जाए। तो उन्होंने जजिया कर तो पहले समाप्त हो चुका था, उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, जिसके कारण हिंदू जो थे वो कुलीन वर्ग में शामिल होने शुरू हो गए थे। पहले मुगल साम्राज्य को हिंदू विरोधी एवं विदेशियों विरोधी साम्राज्य माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने राजपूत, जाट, बुंदेला एवं मराठों के साथ भी शांति स्थापित रखी, और फ़र्रुखसियर के शासन में मुगलों की सिखों पर जीत हुई, और 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें फांसी दे दी गई गुरदासपुर में। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर। ऐसा था कि साल 1714 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्जन थे विलियम हैमिल्टन। उन्होंने फ़र्रुखसियर की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया था, जिसके कारण वो गुजरात के राजा अजीत सिंह की बेटी से शादी कर सके। या फिर हम ये कहें गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य हो गया, जोधपुर के जो राजा थे उनकी बेटी अजीत सिंह के साथ शादी कर सके। आभार के तौर पर फिर से फ़र्रुखसियर ने वही किया। आभार के तौर पर उन्होंने 1717 का एक फरमान जारी किया, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे व्यापारिक विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि सीमा शुल्क से छूट इत्यादि दिए गए। और ये जो फरमान था ये बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों के बीच हमेशा के लिए संघर्ष का कारण बना। अब
फर्रुखसियर अपनी सत्ता का सौहार्दपूर्व शासन करना चाहता था, वो बिना किसी के हस्तक्षेप के करना चाहता था। इसलिए उन्होंने सैयद बंधुओं को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन सैयद बंधु फर्रुखसियर से ज़्यादा ही चालाक थे। इसलिए उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को पहले तो अधपस्त किया, फिर अंधा करके मार दिया। ये पहली बार मुगल साम्राज्य में ऐसा हुआ था कि किसी कुलीनों के द्वारा उसके सम्राट को मार दिया। इसके बाद सैयद बंधुओं ने 2 युवा राजकुमार, जो कि पहले थे रफ़ी उद दरजत, दूसरे थे रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला जो थे उन्हें शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो रफ़ी उद दरजत और रफ़ी उद दौला ये ज़्यादा समय के लिए नहीं थे, ये बहुत कम समय के लिए थे। इनके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी भी छोटा सा ही है, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, हटाओ। तो जो रफ़ी उद दरजत थे वो उन्होंने शासन किया था आपका जून करीब अप्रॉक्स, जितना मुझे ध्यान है, अगर नहीं है तो मेरे को आपको फिर से एक्सप्लेनेशन रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ, टेक प्लीज़, आई एम सॉरी। तो उन्होंने जो रफ़ी उद दरजत थे वो उन्होंने अप्रैल 1719 से लेकर जून 1719 तक शासन किया था, और इन्होंने अल्पकाल के लिए शासन किया था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया था। जो दूसरे थे वो थे रफ़ी उद दरजत या फिर रफ़ी उद दौला, जिनके बारे में मैंने कहा था शाहजहाँ द्वितीय हैं ये। तो रफ़ी उद दौला ये जो थे इन्होंने शासन किया था जून 1719 से लेकर सितंबर 1719 तक। ये अफीम के आदी थे और पेचिश रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल तो मैंने 2 के बारे में सोचा था, मैंने आपको 4 के बारे में बताया, जहादर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजत और रफ़ी उद दौला, जिन्हें शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। 4 के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको इस वीडियो में, और बहादुर शाहजहाँ ने पहले करा था। तो कुल मिला के 5 मुग़ल सम्राट हो गए हैं, उत्तरी मुग़ल हो गए हैं, जिन्हें मैंने कंप्लीट कर दिया। 7 बची हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, तो मैं उन्हें सुधारता हूँ। तो गलतियों को सुधारिए और उन्हें पहचानिए, आपको मैच्योर बनने में मदद करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, बेझिझक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ। एंड सेकंड चीज़, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ऑब्वियसली होगी, मुझे भी हुई थी। तो मैंने उसको बहुत सोचा था, बहुत समझा, तब मालूम पड़ा। आप इस वीडियो को जैसे देख रहे हैं, और ये वो बुक है, इसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, ये मैकग्रो हिल की है, ठीक है। आप इसको ऑर्डर कर सकती हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको मैं भी पढ़ता हूँ। इसमें करीबन अप्रॉक्स 700 पेजेस हैं, आई थिंक 700 पेजेस हैं। तो